बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो। ये हमारे पास बेसिकली स्टॉक के इवैल्यूएशंस के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जब भी कोई भी कंपनी हमारे पास मौजूद होती है, अगर हमारी कोई भी कंपनी है तो वो अपना स्टॉक किस कैटेगरी के हिसाब से परचेज कर रही है और उसको किस तरह से सेल आउट कर रही है। वो अपनी सेल्स की वैल्यू कोई ना कोई वो फिक्स कर लेती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो सेल्स कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने स्टॉक में या अपने बैलेंस शीट में मौजूदा जितना इन्वेंट्रीज मौजूद हैं या जितना उनके पास गुड्स स्टिल बाकी रहेंगे, उनको किस तरह से इवेल्युएट कर रही है, हम उन चीज़ों के लिए इस पर हम मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला मेथड आ जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे हम अपनी डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास वो मेथड होता है कि जो कोई भी स्टॉक हमारे पास सबसे पहले इन्वेंट्री के तौर पे आएगा, हम इसको सबसे पहले सेल आउट इस स्टॉक को करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास जो मेथड आ जाता है, हम इसमें जो स्टॉक सबसे लास्ट में परचेज किया गया होता है उसको हम सबसे पहले सेल आउट कर रहे होते हैं। और एवरेज कॉस्ट मेथड में हम इसको प्राइसेस को एवरेज आउट निकालते हैं और फिर हम उसको सेल आउट कर होते हैं। अब हम ये जो हम सेल आउट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेल्स की प्राइस तो एक डिफरेंटली डिसाइडेड होती है कंपनी की तरफ से। हम इस जो यूज़ कर रहे हैं इनकी वैल्यू को, वो हम उस टाइम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने अपनी रिकॉर्ड में या हमने जो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में मेंशन करना है कि कितना स्टॉक हमारे पास से सेल आउट हो गया है, हम उसकी वैल्यू के लिए ये मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। इन मेथड्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ सके। हमारे पास सबसे पहले एक एग्जाम्पल है जिसमें ये जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर में कुछ चीज़ें परचेज की गई हैं 2019 में, और उनमें कुछ सोल्ड चीज़ें सेल आउट की हैं जो मई एंड नवंबर में किए गए हैं। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो शो करता है ये मंथ को शो कर रहा है, सेकेंड कॉलम यूनिट्स को शो कर रहा है, यानी हमने इस मंथ में इतने यूनिट्स परचेज किए गए हैं, और जो थर्ड कॉलम है ये इनकी ईच की प्राइस को शो कर रहा है, और लास्टली जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास इनकी टोटल प्राइस को शो करता है। सिमिलरली यही तरह से सोल्ड के कॉलम्स को भी चीज़ें शो कर रही हैं। फर्स्ट कॉलम जिस मंथ में हमने सेल्स की गई हैं उनको शो कर रहा है, सेकेंड कॉलम हमारे पास यूनिट्स को शो करता है, कितने यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं, थर्ड कॉलम हमारे पास शो करता है कि ईच यूनिट किस प्राइस पे सेल आउट किए गए हैं, और लास्टली इनके टोटल को शो कर रहा है। अब जब कभी हम देखेंगे, यानी जनवरी में 10 यूनिट्स परचेज किए गए हैं जो 30 ईच की प्राइस पे थे, तो टोटल हमने इनकी पेमेंट जो दी गई है वो 300 दी गई है। इसी तरह से हम जब अप्रैल में जब चीज़ें परचेज की गई हैं तो वो 34 ईच यूनिट के हिसाब से परचेज की हैं, टोटल इनकी कॉस्ट 340 बनती है। अब अगर हम देखें कि हम मई में जो चीज़ें सेल आउट की हैं, 8 यूनिट सेल आउट किए हैं जो कि हमारे पास 50 ईच यूनिट्स के प्राइस पे थे, और टोटल इनकी 400 प्राइस बन रही है। एंड लास्टली नवंबर में 24 यूनिट सेल आउट किए हैं जिसमें ईच यूनिट्स की प्राइस 60 डिसाइड की थी, और हमारे पास टोटल 1440 ये आपके पास टोटल इनकी प्राइस बनती है, यानी 24 इंटू 60 1440 बनता है हमारे पास। अब इनको हमने इवेल्युएशन किस तरह से करनी है, हम उस चीज़ों को देख लेते हैं। इन फर्स्ट आउट मेथड, इसमें हमारे पास जो सबसे पहले स्टॉक आया था हमारे इन्वेंट्रीज में, उसको हमने सबसे पहले सेल आउट किया है, और हम अपने बाकी की स्टॉक की इवेल्युएशन या अपने रिकॉर्ड्स में हम उसी तरह से इसको रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे। यहाँ हमारा सबसे पहला कॉलम डेट को शो कर रहा है, जिस डेट पे हमने चीज़ें सेल और परचेज की हैं इनको हम अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सेकंड कॉलम हमारे पास शो करता है कि चीज़ें जितनी हमने परचेज की हैं या रिसीव्ड की हैं। थर्ड हमारे पास इशू या सेल आउट का कॉलम शो कर रहा है, और लास्ट वाला कॉलम हमारे पास हम इसके बैलेंस को शो कर रहा है कि इस वक्त हमारे पास करंटली कितना बैलेंस मौजूद है। सबसे पहले जनवरी में जो चीज़ें हमने परचेज की थी या जो चीज़ हमने रिसीव की थी हमारे स्टॉक में या हमारे इन्वेंट्री में, वो 10 यूनिट्स के चीज़ में गुड्स थे और जिनकी ईच की प्राइस 30 थी। हमने इसे यहाँ पर अपने बैलेंस में शो कर लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी सेल्स की या इशू की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमने नेक्स्ट मंथ में यानी अप्रैल बन रहा है हमारे पास, जिसमें हमने चीज़ें अगेन परचेज की हैं, तो वो हमने उसको नोट डाउन कर लिया कि 10 यूनिट्स परचेज की हैं जिनकी प्राइस 34 ईच के हिसाब से है। देन हमने इसका रिकॉर्ड करें, यानी 10 यूनिट्स ऑलरेडी हमारे स्टॉक में मौजूद थे जो 30 के हिसाब से थे, और 10 यूनिट्स मजीद दोबारा हमारे पास आ गए हैं जो 34 के हिसाब से हैं। अब हमने नेक्स्ट जब मई में चीज़ें हमने सेल आउट की हैं, तो अब इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड में करेंगे वो हम देख लेते हैं। हमने
जो जनवरी के अमाउंट की चीज़ें थी उसको हमने अपनी नोट डाउन किया, यानी जो 8 यूनिट्स हमने सेल आउट करने हैं, 8 यूनिट्स हमने अपनी उस जिस प्राइस पे नोट करेंगे वो हमारे पास जनवरी की प्राइस होगी, यानी जो सबसे पहली वाली यूनिट की प्राइस थी 30 पाउंड, हम उसको यूज़ करते हुए लिखेंगे। अब हमने अपना बैलेंस कर लेना है, तो हमने जब 10 यूनिट्स टोटल मौजूद थे और उसमें से हमने 8 यूनिट सेल आउट कर दिए हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग पीछे 2 यूनिट्स बच रहे हैं, वो हमने अपने पास नोट कर लिए और ये भी 2 यूनिट्स हमारे पास 30 पाउंड ईच के अकॉर्डिंगली नोट डाउन करेंगे। देन हमारे पास क्योंकि इस मई में हमने सिर्फ 8 यूनिट सेल आउट करने थे वो हमने पूरे कर लिए, जनवरी में से हमने उनको सेटल कर लिया उन यूनिट्स को, और अब हमारे पास जो अप्रैल का फुल फ्लेज जितना भी स्टॉक मौजूद है वो ऑलरेडी है, जितनी भी इन्वेंट्री मौजूद है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, यानी 10 यूनिट्स 34 पाउंड के हिसाब से वो पूरे हमारे पास मौजूद होंगे। नेक्स्ट अब हमने अक्टूबर में अगेन परचेजेस की हैं जो हमारे पास 20 ईच यूनिट्स हैं और 40 के अकॉर्डिंगली मौजूद हैं हमारे पास। अब हमें इनका बैलेंस बना लेना है। हमारे पास 2 यूनिट्स ऑलरेडी जनवरी के स्टॉक में मौजूद हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड में आ गए हैं। देन हमारे पास अप्रैल के रिकॉर्ड के यूनिट्स मौजूद आ गए हैं 34 ईच के अकॉर्डिंगली, एंड 20 के अब हमारे पास स्टॉक में आ गए हैं $40 पाउंड के हिसाब से ईच यूनिट। इन टोटल हमारे पास 20 प्लस 30 प्लस 2 यानी 30 और 32 यूनिट्स हमारे स्टॉक में मौजूद हैं टोटल। अब जब नवंबर के मंथ में हमने चीज़ें सेल आउट करनी है तो अब हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, हम उसको देख लेते हैं। 2 यूनिट्स हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 30 जनवरी के यूनिट्स के, क्योंकि हम FIFO यूज़ करें जो फर्स्ट वाला स्टॉक होगा हम उसको सबसे पहले फिनिश कर रहे हुए हैं, तो हमने 30 ईच के 2 यूनिट्स जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं रिमेनिंग, वो हमने 30 जो जनवरी वाला स्टॉक था उसमें से सेलेक्ट कर लिए। 10 यूनिट्स एज इट इज़ हमारे 34 में से आ गए हैं, यानी अप्रैल वाले मंथ में से, और लास्टली अक्टूबर के मंथ में से हमने सिर्फ 12 यूनिट्स लिए हैं जो 40 ईच के पाउंड के अकॉर्डिंगली हैं। तो यहाँ हमारे पास टोटल 24 यूनिट्स बन रहे हैं। और अब हमने टोटल देख लिया कि हमारे पास ये 24 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमने बैलेंस देखना है, बैलेंस में हम देखेंगे कि 20 में से हमने 12 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट कर लिए थे, तो अब हमारे पास 8 यूनिट्स रिमेनिंग बच रहे हैं, तो ये हमारे पास 40 ईच के अकॉर्डिंगली होंगे। अब हमने सबसे पहले देखना है कि हम टोटल कॉस्ट जितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया है हम उसको कैलकुलेट करने के लिए देख लेते हैं। तो हमारे पास ईच मंथ में जितनी हमने चीज़ें सेल आउट की थी हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने यूनिट्स को उनकी प्राइस के साथ, तो हमारे पास एक अमाउंट आती है। हम इन तमाम मंथ में जितनी भी हमने चीज़ें सेल आउट की हैं इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। यहाँ हमने मई के मंथ में 8 यूनिट सेल किए थे 30 ईच के अकॉर्डिंगली, तो वो 240 आ जाएगा। देन हमने 2 इंटू 30 60 बन गया, 10 इंटू 34 340, और लास्टली 12 इंटू 40 हमारे पास 480 आंसर आता है, जिसका हमने टोटल देखा तो हमारे इस FIFO के अकॉर्डिंगली 2019 में हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1120 आता है आंसर। और अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक देखना होगा तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम हमेशा जितना हमारे पास स्टॉक रिमेनिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा या एंडिंग इन्वेंट्री हमारी जितनी मौजूद होगी हम उसको देखेंगे, तो इस केस में हमारे पास 320 आंसर आता है क्लोजिंग स्टॉक का। लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO, जिसे हम आसान ज़बान में कहा जाता है, इसमें हम हमारे पास जो स्टॉक की रिकॉर्ड कर रहे होंगे या स्टॉक की हम इवैल्यूएशन कर रहे होंगे, हम उस जिस मंथ में हमने सेल्स की होगी उससे बिल्कुल प्रीवियस मंथ में जो कुछ भी हमने लेटेस्ट परचेजेस की होंगी हम उससे अकॉर्डिंग टू उनकी प्राइसेस के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमने इनिशियली बिल्कुल उसी तरह से हमने यूनिट्स रिकॉर्ड किए हैं, बैलेंस अपना मेंटेन किया है जिस तरह कि हमने अपने फर्स्ट वाले केस FIFO में किया था। अब जिस मंथ में हमने सेल्स की हैं हम उस मंथ का रिकॉर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे कि हम किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो अप्रैल में परचेज की थी 10 यूनिट्स 34 पाउंड्स के अकॉर्डिंगली, हम अपने मई में सेल्स किए जाने वाले 8 यूनिट्स हम उस 34 के पाउंड के अकॉर्डिंगली लेंगे। जब हम अपना बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो 30 अपना एज इट इज़ जनवरी का बैलेंस एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, और हम अपनी अप्रैल के यूनिट्स में से जो कि 10 एग्जिस्टिंग थे जब हमने परचेज किए थे 8 यूनिट्स उसमें से हमने सेल आउट कर दिए हैं, तो अब हम रिमेनिंग अपनी यूनिट्स देखेंगे जो 2 रिमेनिंग बचते हैं, यानी 10 माइनस 8 2 यूनिट्स बचते हैं। तो हमने अपने बैलेंस में रिकॉर्ड के लिए 2 यूनिट्स एट 34 पाउंड ईच के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लिया है।
देन हमने अक्टूबर के मंथ में हमारे पास अगेन सेल्स परचेजेस हमारे पास आई हैं। हमने उस परचेजेस को जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस रिकॉर्ड करने के लिए हमने एज इट इज़ अपना बैलेंस हमारे पास प्रीवियस मंथ का जो आ रहा था इन 10 एट 30 पाउंड ईच के हिसाब से और 2 एट द 34 पाउंड ईच के अकॉर्डिंगली, तो ये एज इट इज़ 20 और 34 ईच पाउंड के अकॉर्डिंगली हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब जब हमने नवंबर में सेल्स कर रहे हैं, अब हम सेल्स के अकॉर्डिंगली देख रहे होंगे, तो अब हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें 24 यूनिट्स पूरे करने हैं, जिसके लिए हमने अपना रिकॉर्ड हमने देखना है 20 हमारे पास अक्टूबर के मंथ में फुल फ्लैज यूनिट्स हमने वहाँ से ले लिए हैं अब रिकॉर्ड में अपनी इवेल्युएशन के लिए। अब हमारे पास 24 यूनिट्स हमने पूरे करने हैं, तो हम इससे बैकवर्ड चलेंगे, यानी अक्टूबर से प्रीवियस मंथ में जब हमने परचेजेस की थी अप्रैल के, तो वो हमारे पास अप्रैल के 2 यूनिट्स हमने रिकॉर्ड में लिख दी हैं जो 34 ईच के अकॉर्डिंगली थे। और लास्टली जो हम स्टिल 22 बनते हैं और अब हमें 2 मोर यूनिट्स चाहिए, तो वो 2 मोर यूनिट्स हम अपने जनवरी के स्टॉक में से लेंगे जो कि हमारे पास 30 ईच के अकॉर्डिंगली हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरे 24 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारे पास रिकॉर्ड में जो यानी रिमेनिंग बैलेंस बन रहा है, एंडिंग इन्वेंट्री कह लें, क्लोजिंग स्टॉक आप हम कह सकते हैं इसको, वो 8 यूनिट्स रिमेनिंग है जो कि जनवरी में से हैं E30 के अकॉर्डिंगली। तो टोटल हमारे पास एंडिंग स्टॉक की या क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस आ जाएगी 240, जो कि हमारे पास बिल्कुल यही प्राइस एग्जिस्ट हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। देन अगर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट करना है तो उसकी कैलकुलेशन हम ईच अकॉर्डिंग जिस मंथ में हमने चीज़ें सेल आउट की हैं उसको हम वहाँ से कैलकुलेट करते जाएंगे, यानी 8 इंटू 34 272, 20 इंटू 40 800, 2 इंटू 34 68, 2 इंटू 30 60 हमारे पास आ जाते हैं। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1200 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू FIFO इस 2019 के लिए इस कंपनी के अकॉर्डिंगली। लास्टली अब हमारे पास जो एक ट्रिकी मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट, वो हमारे पास एवरेज कॉस्ट मेथड आता है। एवरेज कॉस्ट मेथड में हमारे पास जब भी हमने चीज़ें परचेजेस की होती हैं और सेल आउट करने के टाइम पर तक हम उनकी एवरेज आउट प्राइसेस कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना नेक्स्ट एक डिफरेंट प्राइस निकालते हैं और वो प्राइस पे हमें सपोज करते हैं कि जी हमारा स्टॉक उस एक प्राइस पे इवेल्युएट किया जाएगा। हम इसको इसी सेम एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो चीज़ें परचेज की थी जनवरी में 10 यूनिट्स परचेज किए थे 30 पाउंड के अकॉर्डिंगली, तो टोटल इनकी प्राइस 300 बनती है। अप्रैल में 34 के अकॉर्डिंगली तो 340 बनते हैं। अब हमने इनकी एवरेज आउट प्राइस करनी है, जिसके लिए हम करेंगे 300 प्लस 340 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टॉक में यूनिट्स मौजूद जितने हैं हम उतने करेंगे यहाँ, यानी कि 10 प्लस 10 20 यूनिट्स हमारे इस एग्जाम्पल में बनते हैं, तो वो 20 यूनिट्स हमने अपनी यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ से आपको एरोस के साथ भी आप देख सकते हैं कि ये 300 हमने जनवरी के मंथ से लिया है, ये 340 हमने अप्रैल के मंथ से लिया है और टोटल 20 जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे यहाँ से वो 20 हमारे पास आ गया है। तो टोटल जब 300 प्लस 340 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं तो हमारे पास 32 आंसर आता है। तो टोटल हमारे पास अब 20 यूनिट्स जिनकी हम प्राइस सपोज करेंगे कि वो 32 यूनिट्स आ जाएगी। सो जब हमने हमने अपने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है बैलेंस में, देन हमने अब मई के मंथ में सेल आउट चीज़ें की हैं, तो वो 8 यूनिट्स हमने की हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो उनकी प्राइस हमने 32 पाउंड ईच अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर ली है, यानी 20 माइनस 8 हमारे पास 12 बन जाता है। तो ये हमने अपना बैलेंस फ्रेश कैलकुलेटेड बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट अब हमने दोबारा अक्टूबर के मंथ में चीज़ें परचेज की हैं जो कि हमने 20, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, 20 यूनिट्स परचेज किए हैं 40 के अकॉर्डिंगली, तो 20 इंटू 40 800 आंसर आता है हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट अपना बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया, 12 इंटू 32 384 हमारे पास आंसर आता है इस बैलेंस के अकॉर्डिंगली, जो हमने अभी प्रीवियसली रिकॉर्ड में भी देखा था। और हमने नया बैलेंस अपने पास दोबारा ऐड कर लिया, 20 यूनिट्स 40 के अकॉर्डिंगली, तो 800 बनता है। अब हमारे पास टोटल 32 यूनिट्स आ गए हैं रिकॉर्ड में और अब हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो एक प्रीवियस स्टॉक 32 का है और नया वाला 40 का है। ये एक बात याद रखनी है कि ये 32 और ये 32 एक जस्ट कोइंसिडेंटली सेम हो गए हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक को शो करता है, ये नंबर ऑफ स्टॉक को शो करता है और ये इनकी प्राइस है जो हमने प्रीवियसली यहाँ से कैलकुलेट की है। ये आपके पास बाय चांस इस एग्जाम्पल में सेम है, ये हर टाइम पे डिफरेंट होंगे, यानी ये दोनों इन दोनों का कोई भी कनेक्शन सेम नहीं है।
अब हमने नवंबर के मंथ में परचेजेस दोबारा करने हैं तो हमें रीकैलकुलेट एक एवरेज एक नई प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कर देंगे कि 12 यूनिट्स जो 32 के अकॉर्डिंगली थे उसका हमने 384 वहाँ से वैल्यू ले ली। 800 हमारे पास अक्टूबर के मंथ से आ गई है और डिवाइडेड बाय टोटल 32 यूनिट्स हमारे स्टॉक में है, यानी 12 प्लस 20 32 यूनिट्स बनते हैं और इनकी प्राइस अब 37 पाउंड्स आ जाएगी। यानी अब 24 यूनिट्स जो हमने नवंबर के सेल आउट करने हैं वो हम 37 के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू या एंडिंग इन्वेंट्री की 8 वैल्यूज जो हमारे पास अब टोटल 32 माइनस 24 करने से एग्जिस्ट कर रही है 8 यूनिट्स 37 के अकॉर्डिंगली। तो अब हमारे पास प्राइस आ जाएगी 296 एंडिंग स्टॉक की प्राइस और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 8 इंटू 32 256 और 24 इंटू 37 888, यानी अब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1124 आंसर में आ जाता है। प्रीवियस स्लाइड्स में जो हमने लाइफो एंड फाइफो एवरेज कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंगली हमने स्टॉक वैल्यूएशन देखी थी, उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से एडजस्ट करते हैं या किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। इसी प्रोसेस के तहत जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और जहाँ ये आप अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं सेम चीज़ों को आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम इनको सेटल भी कर देंगे। यानी जहाँ कहीं हम परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर इन्हीं वैल्यूज़ को आप उस टेबल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपके पास उस मेथड से लाइफो फाइफो एंड एवरेज कॉस्ट मेथड के ग्रॉस प्रॉफिट्स की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ हम सबसे पहले हमने सेल्स के लिए देख लिया है, तो ये जो आपके पास सबसे पहले सेल्स और परचेजेस आपके पास यहीं से वैल्यूज़ हैं जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। यानी टोटल परचेजेस हमारे पास 1440 हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड सेल्स 1840 ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब ये क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किस तरह से कर ली है, हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को उनके प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास ऐड कर लिया तो हमारे पास टोटल परचेजेस आ गई हैं। और हम टोटल सेल्स के लिए भी इसी तरह से करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स और उनको उनकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आंसर सेल्स का आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ईच हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, वहाँ से हमने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया है। ये ब्रैकेट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने इनके साथ ब्रैकेट लगाई है। ये बात हमें पता है कि अकाउंटिंग में जहाँ कहीं हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं वहाँ हम ब्रैकेट्स लगा के शो करते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए परचेजेस माइनस कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 320, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 1120। अब जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल्स 1840 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1120 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम अपनी लाइफो का केस में आप देख लेते हैं। परचेजेस और सेल्स हमने क्वेश्चन में से रिकॉर्ड कर ली हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने अपने लाइफो के टेबल में से सेलेक्ट कर ली है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। यानी 1440 माइनस 240 करने से हमारे पास 1200 आंसर आता है। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू है। और अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करने से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। एवरेज कॉस्ट मेथड की बिल्कुल इसी तरह से हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे जिस तरह कि हमने अपनी प्रीवियसली लाइफो एंड फाइफो के लिए की थी। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू के लिए हम परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम अपनी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू करेंगे। यहाँ एक और एक बात हम नोट कर लें कि आपके पास यहाँ से जो भी ये वैल्यूज़ आई हैं यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ आती हैं जो प्रीवियसली क्वेश्चन में हमने डिफरेंटली कैलकुलेट किया था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू को हमने ईच को सेल्स की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके प्राइसेस के साथ जो कैलकुलेट किया था, और जब यहाँ पर हम अपने परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके निकाल रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलरली वही वैल्यूज़ हमारे पास आ रही होती हैं। यहाँ ये आपके पास सिर्फ प्रीवियस लाइफ ऑफ फाइफो एंड एवरेज कॉस्ट मेथड का कंबाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में को शो कर रहा है इस क्वेश्चन में। नेट रियलाइज वैल्यू। अब नेट रियलाइज वैल्यू उस प्राइस को कहा जाता है जो किसी भी एसेट को सेल करने के बाद हमारे पास उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस मजीद रिक्वायर्ड होते हैं उस सेल को कंप्लीट करने के लिए
उस वैल्यू को कहा जाता है। यानी कोई भी एसेट हमने जब सेल करेंगे तो लेट्स सपोज हमने कोई मशीनरी सेल आउट की है अपनी, उस मशीनरी की जितनी हमें सेल्स प्राइस अब रिसीव होगी माइनस हम उसमें से जितनी भी उसको नेक्स्ट किसी सेलर की परचेजर की शॉप पे पहुंचाने के लिए या किसी भी जगह परचेजर के सेंटर पे पहुंचाने के लिए जितनी भी हमें प्राइस हम एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होंगे उसे हम माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास मिल जाती है हम उसे नेट रियलाइज वैल्यू कहते हैं। यानी सेलेबल अमाउंट माइनस एक्सपेंसेस नीडेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सेल को हम नेट रियलाइज वैल्यू कहते हैं। इसके एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि दो पेंटिंग्स हमने परचेज की हैं, एक 6000 की है और एक पेंटिंग की प्राइस 5100 की है। पेंटिंग 1 को जब रीसेल किया गया तो उसकी प्राइस हमें पता चली है कि उसकी प्राइस 11500 है, और जबकि जो दूसरी पेंटिंग है हमें उस पेंटिंग की इन्फॉर्मेशन जब सेल करने के टाइम पे हमें ये बात पता चली है कि वो पेंटिंग फेक थी, ओरिजिनल पेंटिंग नहीं थी, उसकी सिर्फ और वर्थ सिर्फ 100 पाउंड है। अब हमने इसे कैलकुलेट करना है कि एंड ऑफ द मंथ में हमने किस तरह के स्टॉक वैल्यूएशन जो करनी है वो उनकी एट कॉस्ट पे करनी है और किस तरह से उनकी नेट रियलाइज वैल्यू पे होगी। हम इस एग्जांपल के साथ हम इस अब पार्शियल इनकम स्टेटमेंट या पार्शियल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने जहां हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। टोटल परचेजेस की हमने कर ली पेंटिंग 1 और पेंटिंग 2 के अकॉर्डिंगली हमने देख लिया कि हमारे पास टोटल परचेजेस आ गई हैं। देन हमने अपनी सेल्स जो पिक्चर 1 सेल आउट हुई थी हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब लेस क्लोजिंग स्टॉक हम अपना देख लेंगे कि जब पिक्चर 1 हमारे पास सेल आउट हो गई है तो टोटल हमारे पास अब एंडिंग इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर 2 है जिसकी वैल्यू 5100 है, उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने देख लिया कि हमने से परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने देख लिया, हमारे पास 6000 आ गई, और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर लिया तो हमारे पास क्लोजिंग प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेट रियलाइज वैल्यू पे हम किस तरह से देखेंगे। नेट रियलाइज वैल्यू के लिए हम वैल्यू वो लेंगे जब हमारे पास फेक वैल्यू थी, यानी हमने जब पेंटिंग 2 का एनालाइज किया था तो पता हमें जब ये बात का इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि ये हमारे पास फेक पेंटिंग है जिसकी वैल्यू सिर्फ 100 पाउंड थी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे कि परचेजेस और सेल्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो हमने प्रीवियसली स्लाइड पे उसे 5100 लिया था उसके बजाय हम सिर्फ 100 पाउंड की वैल्यू के साथ कैलकुलेट करेंगे, और उसी तरह से हमने सेल्स परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी, और देन हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करने से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। यही जो प्रीवियस हमने दो डिफरेंट टेबल्स की फॉर्मेट में देखा था यहाँ हम कंबाइनली देख लेते हैं। टोटल हमारे पास परचेजेस जब हमने ये ए आप शो करता है एग्जाम्पल यानी एट कॉस्ट को शो कर रहा है ए, एंड बी पोर्शन शो कर रहा है नेट रियलाइज वैल्यू को। हमने यहाँ पर जो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए देख ली थी हम उसमें साथ देख लेते हैं कि हमने सेल्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका वही प्रोसेस है जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी सेल्स माइनस सेल्स के साथ परचेजेस, और उसी प्रोसेस में हम देख रहे हैं यानी टोटल सेल्स हमारे पास आ गई 11500, दोनों के केस में सेम सेल्स हैं, परचेजेस भी दोनों के में सेम परचेजेस हमारे पास होंगी। क्लोजिंग स्टॉक में एट कॉस्ट पे हमने कहा तो हम वही प्राइस लेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल उसकी कॉस्ट एग्जिस्टिंग हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है एट कॉस्ट के लिए। क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए फिर हम यही वैल्यू के साथ कंसिडर करेंगे, यानी हमारे पास परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक जब हम करेंगे माइनस क्या तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ गई, और इसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने पे हमारे पास 5500 आ रहा है। जब नेट रियलाइज वैल्यू के साथ किया तो उसकी वैल्यू चूँकि हमें ये बात का हो गया था कि ये फेक पेंटिंग है और इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो हमने जब उसके अकॉर्डिंगली किया तो उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 500 ग्रॉस प्रॉफिट आया है। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमें किसी लॉस को भी शो कर ले। यहाँ पर हमने उसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया उनकी प्राइसेस को, कि जिसमें उनकी पेंटिंग 1 की प्राइस 6000 है, पेंटिंग 2 की परचेजिंग प्राइस 5000 है और उनकी सेल की प्राइस 10000 है। सिमिलरली जब हम इसने पेंटिंग 2 के बारे में इंफॉर्मेशन हुई कि वो एक फेक पेंटिंग है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ 100 पाउंड उसकी वैल्यू आ रही है। अब हम इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जब हमने एट कॉस्ट किया तो हमारे पास परचेजिंग में दोनों पेंटिंग्स को ऐड करने के बाद हमारी परचेजिंग की प्राइस आ गई 11000 और सेल्स की वैल्यू है 10000। क्लोजिंग स्टॉक में हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें एट कॉस्ट थी, यानी पेंटिंग की वो वैल्यू ली जो हमारे पास रिकॉर्ड में थी 5000। देन जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लिया है तब हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है 6000 और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 4000 आ गया है।
जब हम इसको नेट रियलाइज वैल्यू के साथ लेंगे तब हमारे पास हमने उसकी जब 100 ली तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10900 आता है। 11,000 माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आती है 10,900, जो कि हमारे सेल्स से बड़ी है, तो हमारे पास ग्रॉस लॉस का केस आ जाएगा जो कि हमारे पास 900 है। सिमिलरली यहाँ से हम सेम एक टेबल में कंबाइन करके देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए या हम दोनों को कंपेयर कर सकें। ये ए पार्ट आपका एट कॉस्ट को शो कर रहा है और बी पोर्शन आपको नेट रियलाइज वैल्यू के साथ शो कर रहा है। परचेजिंग की प्राइस दोनों में सेम है, सेल्स की प्राइस दोनों में सेम होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम जब एट कॉस्ट करेंगे तो परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो हमारे पास आ गया 6,000 और इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4,000। जब यहाँ हमने चीज़ें कैलकुलेट की तो यहाँ के केस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आती है 10,900, जो कि हमारे सेल्स से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास लॉस की वैल्यू आएगी 900। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रुप स्टॉक वैल्यूएशन के केस हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स मौजूद हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैटेगरी ए टीवी से रिलेट करती है, कैटेगरी बी मोबाइल से रिलेट करती है, कैटेगरी सी लैपटॉप को रिलेट करती है। ये कोई सी भी गुड्स हो सकती हैं जो एक कंपनी सेल आउट कर रही है फॉर एग्जांपल, और डिफरेंट इनके हमने ये बात कह दिया कि इंडिविजुअली टोटल 9 आर्टिकल्स हैं जिनको हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आपके पास ये कॉलम शो करता है इनकी एक्चुअल कॉस्ट को शो कर रहा है और नेक्स्ट वाला कॉलम जो है इनकी नेट रियलाइज वैल्यू को शो कर रहा है। जब हम गुड कंबाइन ग्रुप स्टॉक के केसेस में करें तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक कैटेगरी मेथड होता है, यानी हम इनको कैटेगरी वाइज कंसिडर करके डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि टोटल हमारे पास कैटेगरी ए की टोटल कॉस्ट बन रही है 520 और नेट रियलाइज वैल्यू बन रही है 360। कैटेगरी बी की बन रही है 590 और इसी तरह से नेट रियलाइज वैल्यू बी की बनती है 510 और सी की बनती है 1190 और लास्टली 1260 बनती है नेट रियलाइज वैल्यू। अब हमने इसमें कैटेगरी वाइज कंसिडर हम इस पे करना है कि जिस स्टॉक की सबसे लोअर वैल्यू होगी हम इसमें से देखेंगे कि हमारे पास जिसकी भी कॉस्ट की और नेट रियलाइज वैल्यू में से दोनों की जिसमें से कम वैल्यू होगी हम अपने स्टॉक को उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू करेंगे, यानी हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस प्राइस पर अपनी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। कैटेगरी ए में से हमने देख ली कि हमारे पास एट कॉस्ट की 520 जो एट कॉस्ट वैल्यू थी वो लोअर है, और कैटेगरी बी में से नेट रियलाइज की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है 510 और कैटेगरी सी में से भी हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू ही कम आ रही है। तो फाइनली हमारे पास जब हमने 520, 510 और 1190 को ऐड कर लिया तो 2220 यानी 2220 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इससे हम अपने रिकॉर्ड में इस वैल्यू पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डिंग पे करेंगे अपनी ग्रुप कैटेगरी वाइज की रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट हम अब अगर आइटम वाइज को मेथड करें, अगला जो मेथड आता है तो हमारे पास आइटम मेथड हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास के हम आर्टिकल वाइज एनालिसिस करेंगे, इनकी ग्रुप्स में हटा देंगे। यानी अब हम देखेंगे कि कॉस्ट और नेट रियलाइज वैल्यू दोनों में से किसकी कम आ रही है। ईच इंडिविजुअल आर्टिकल्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके निकाले कि आर्टिकल 1 की वैल्यू हमारे पास नेट रियलाइज वैल्यू की कम थी, आर्टिकल 2 के अगर हम कहें तो हमारी कॉस्ट के, इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमारे पास किस में से स्टॉक की और किसकी वैल्यू नेट रियलाइज वैल्यू की कम थी, और फाइनली हमारे पास जब हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2090 आ रही है, यानी 2090 वैल्यू आती है। और अब हम फाइनली अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करे होंगे तो अब अपने हम आर्टिकल वाइज के लिए इसको रिकॉर्ड इस वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम यही जो प्रीवियसली स्लाइड में हमने देखी थी टेबल को, हम उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दोनों नेट रियलाइज वैल्यू और कॉस्ट में से अपनी ईच आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि किसकी वैल्यू में सबसे कम आ रही है। देन फाइनली हमने उनको ऐड अप कर लिया तो 2090 हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है सारे स्टॉक्स की। और अब हम इस मेथड में से देख लेंगे जब हम अपने रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो अब हम इसी वैल्यू पे से ही हम रिकॉर्ड करके देख लेंगे। यहाँ तक हमारे पास ये स्टॉक इवैल्यूएशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। ये आप इसके साथ जो हम चैप्टर 8 हमारी बुक जो हम देख रहे हैं मीग्स एंड मीक्स का, वो चैप्टर के साथ भी लिंक्ड है, तो वो चैप्टर का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। इसके साथ आप वहाँ से आप उस चैप्टर को भी फर्दर डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।